JEE क्वालिफाई करना चाहते हैं, IIT में पढ़ने का सपना है और एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, तो अब एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मैं हूं मनदीप अग्रवाल और मैं चला रहा हूं JEE PYQ सीरीज, जिसमें मैं फिजिक्स के JEE एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूं। आज की इस क्लास में हम जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 पेपर हुए थे, उन 10 पेपर में क्लास 12 के चैप्टर वेब ऑप्टिक्स से जितने भी सवाल थे आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जनवरी अटेम्प्ट में वेब ऑप्टिक्स से टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे और मैं आज आपको इस क्लास में उन 9 के 9 सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि 9 क्वेश्चंस 10 पेपर में, मतलब आप ऐसा बिल्कुल समझ सकते हैं कि हर पेपर में ऑन एन एवरेज एक सवाल आया हुआ है और 4 मार्क के लिए आप बिल्कुल भी इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। जनरली मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स का इस चैप्टर में बहुत अच्छा कमांड नहीं होता, वो सफ़र करते हैं, उनको ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। और इसीलिए इन 9 सवालों को सिखाने के दौरान मैं आपको हर वो कॉन्सेप्ट भी साथ में सिखाता जाऊंगा, हर वो थ्योरी, हर वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको साथ में सिखाता जाऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। इससे होगा ये कि जब तक हम इस क्लास को एंड करेंगे आपको 9 सवाल सॉल्व करने तो आ ही जाएंगे, साथ ही साथ आपका इस चैप्टर में कंप्लीट रिवीजन हो चुका होगा। आप इस चैप्टर में हर वो कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे जो आपको बिल्कुल सीख लेना चाहिए। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है एंड क्वेश्चन कहता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as region R. Assertion A: if Young's double slit experiment performed in an optically denser medium than air, then the consecutive fringes come closer. एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, एसर्शन करेक्ट है, और क्यों करेक्ट है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाइट की 2 वेव्स को इंटरफियर करवाया था एंड इंटरफेरेंस के थ्रू उसने ये बात को साबित किया था दैट लाइट एक वेव होती है, लाइट इज अ वेव। इंटरफेरेंस इज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स ओनली। सिर्फ वेव्स इंटरफियर कर सकती हैं, पार्टिकल्स इंटरफियर नहीं करते। अच्छा, अगर आपको ये बात समझनी है कि इंटरफेरेंस क्या होता है तो मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूं कि एक ही समय पे एक ही जगह पे एक से ज़्यादा वेव्स हो सकती हैं, बट एक ही समय पे एक ही जगह पे एक से ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं हो सकते। मान लेते कि आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और आपके फ्रेंड को भी वहीं पर बैठना है और उसी टाइम पे बैठना है, क्या ये पॉसिबल है? क्या 2 अलग अलग पर्सन एक ही साथ एक ही जगह पे बैठ सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं बैठ सकते। अगर आपके फ्रेंड को आप ही की जगह पे बैठना है तो उसे आपको हटाना पड़ेगा वहां से और तभी जाकर के वहां पर बैठ सकता है। मतलब पार्टिकल्स में इंटरफेरेंस होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ही जगह पे एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा वेव्स हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया जाए मैं अभी कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ और इस कमरे में हर जगह वो साउंड वेव है, लेकिन उसी समय पे या इसी समय पे अगर कोई और पर्सन भी यहाँ पर अगर साउंड क्रिएट करे तो उसकी भी साउंड वेव और मेरी भी साउंड वेव, दोनों की साउंड वेव एक ही साथ इस कमरे में प्रेजेंट हो सकती हैं। और इसका ये मतलब है कि साउंड एक वेव है क्योंकि साउंड इंटरफियर हो रही है, इंटरफेरेंस शो कर रही है। तो थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही साबित किया था कि लाइट एक वेव होती है और उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाइट की 2 अलग अलग वेव्स को एक पॉइंट पे इंटरफियर करवाया था। इसे ही हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके सेटअप को लेकर भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो उसने क्या किया था, लाइट की 2 वेव्स के लिए 2 स्लिट्स बनाए थे, है ना। और इस तरह से यहाँ पर मान लिया जाए हमारी 2 स्लिट्स हैं। पहली स्लिट का नाम रख देता हूँ S1 एंड सेकेंड स्लिट का नाम रख देता हूँ S2। इन दोनों ही स्लिट से उसने लाइट की 2 वेव्स को पास करवा करके एक स्क्रीन पे इंटरफेयर करवाया। इन दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम शो करते हैं बाय द सिंबल स्मॉल d एंड स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम शो करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल D। और ये हमारे थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। और जो लाइट की वेव उसने पास की उसकी वेव लेंथ को हम लैम्डा मान लेते हैं, है ना, हम लैम्डा ले लेते हैं जो कि हमारी वेव लेंथ है। तो ये देखा कि जब 2 वेव्स इस स्क्रीन तक पहुंची तब उसको एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। उसने एक ब्यूटीफुल पैटर्न देखा और उस पैटर्न में उसने ये देखा कि स्क्रीन के कुछ कुछ जगहों पे ब्राइट स्पॉट का फॉर्मेशन हो रहा है और कुछ स्पॉट में डार्क स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ जगहों पे डार्क स्पॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसने देखा कि डार्क ब्राइट इस तरह से एक पैटर्न सा बना हुआ है। और जब
उस पैटर्न की स्टडी फर्दर की गई तो ये पता चला कि ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न है, और इसीलिए ये बात साबित हो गई कि लाइट क्या एक वेव है। तो पैटर्न कुछ इस तरह से था। तो जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम देखें तो ये दोनों स्लिट्स के बीचों बीच है। तो यहाँ पर उसने देखा कि एक ब्राइट स्पॉट का फॉर्मेशन हुआ, और उस ब्राइट स्पॉट का नाम उसने रखा सेंट्रल ब्राइट, और इसे हम शो करते हैं बाय द सिंबल B0। इसके दोनों तरफ मीन्स स्क्रीन के अलोंग दोनों तरफ उसे फिर कुछ दूरी पे दो डार्क स्पॉट नजर आए, और उसने उसका नाम रखा फर्स्ट डार्क D1। फिर जब वो और आगे बढ़ता गया स्क्रीन के अलोंग, तब देखा कि D1 के दोनों तरफ, इस D1 के ऊपर और इस D1 के नीचे उसको अगेन क्या नजर आया, तो ब्राइट स्पॉट्स नजर आए, और उसने उसका नाम रखा फर्स्ट ब्राइट B1। और इस तरह से डार्क ब्राइट पैटर्न उसे पूरी स्क्रीन पे नजर आने लगा। इन्हीं दो कंजिक्यूटिव ब्राइट्स या कंजिक्यूटिव डार्क के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो फ्रिंज विड्थ होती है जिसे हम शो करते हैं बाय द सिंबल W, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट्स और टू कंजिक्यूटिव डार्क। और इसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है लैम्डा इंटू D/D, जहां पर कैपिटल D ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमारा कैपिटल D होता है, एंड दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है हमारा स्मॉल d। और ये बात भी यहाँ पर तय है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ भी डिसाइडिंग फैक्टर है फ्रिंज विड्थ के रिगार्डिंग। तो क्योंकि हमारे विजिबल रीजन में 7 कलर हैं, और क्योंकि इन सातों कलर में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए रेड का फ्रिंज विड्थ भी सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो वायलेट की फ्रिंज विड्थ भी क्या होती है, सबसे कम होती है, जो बात आप समझ सकते हैं। अब कह रहा है कि इस सेटअप को अगर एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में डाल दिया जाए तो फ्रिंजेस पास आ जाएंगी, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। ये बात एकदम सही है। आपको बिल्कुल रिफ्रैक्शन में ये बात सिखाई जाती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। और जब लाइट किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है, या फिर किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तब उस केस में उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट आता है। जिन मीडियम्स में लाइट की स्पीड कम होती है उन्हें हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्पीड के कम होने की वजह से उस लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो भी कम हो जाती है ना। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि किसी भी वेव की जो स्पीड होती है उसे फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हर वेव के लिए वैलिड है, भले वो मैकेनिकल हो या नॉन मैकेनिकल हो। तो किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो वेवलेंथ टाइम्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तब उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, स्पीड में डिक्रीमेंट आता है। और स्पीड के डिक्रीमेंट आने की वजह से जो वेवलेंथ है ये भी कम हो जाती है। और जहाँ तक फ्रीक्वेंसी का सवाल है, फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप किसी भी वेव की मीडियम को बदल भी देते हो तो मीडियम के बदलने के साथ कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा और हमेशा सोर्स पे ही डिपेंड करती है। लेकिन जहाँ तक स्पीड का सवाल है ये डिपेंड करती है मीडियम पे, है ना। और क्योंकि स्पीड का डिपेंडेंस मीडियम पे है तो स्पीड के बदलने के साथ साथ वेवलेंथ भी कॉरस्पॉन्डिंगली बदलती है। और क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया है तो कंसेक्यूटिवली वेवलेंथ भी क्या होगा, कम होगा। और वेवलेंथ के कम होने की वजह से जो फ्रिंज विड्थ होगी वो भी कम होगी, फ्रिंजेस पास आ जाएंगे। और जो कह रहा था द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर, एकदम करेक्ट बात है, एसर्शन एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन आर कहता है द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर व्हाइल इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड। ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि फ्रिंज विड्थ का कम होने का, फ्रिंजेस के पास आने का कारण क्या था, वेवलेंथ का कम हो जाना। वेवलेंथ क्यों कम हो गई, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो गई। और स्पीड के कम होने के साथ वेवलेंथ में कमी आई, बट फ्रीक्वेंसी में तो कोई बदलाव आया नहीं। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, स्पीड कम हो गई, तो वेवलेंथ कम हो गई, और वेवलेंथ कम होने से फ्रिंज विड्थ भी कम हो गया। तो रीजन आर भी करेक्ट है। और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
और इसीलिए अब हम हमारे करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विदाउट अ डाउट ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैं समझता हूँ कि सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as region R. Assertion A, in Young's double slit experiment the fringes produced by red light are closer as compared to those produced by blue light. आप खुद जज कर सकते हैं कि आंसर जो एसर्शन है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट। आप बिल्कुल जज कर सकते हैं इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वाई? इसकी थ्योरी ऑलरेडी मैंने आपको समझाई। जैसा कि हमने कहा कि जो फ्रिंज विड्थ होती है इट इज लेमडा इंटू डी बाई डी। यस और नो? और ये बात एकदम क्लियर है कि जो फ्रिंज विड्थ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मीन्स जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी फ्रिंज विड्थ भी उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर दो कलर्स की बात की गई है। पहला कलर हमारा रेड है एंड सेकेंड कलर हमारा ब्लू है। और अगर हम देखें तो रेड की जो वेवलेंथ होती है इट इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू। ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ब्लू की उससे कम होती है ना। अगर हम वीव ग्योर की बात करें तो वायलेट इज हैविंग द मिनिमम वेवलेंथ एंड सीरीज वाइज अगर हम नीचे आए रेड की तरफ तो वेवलेंथ बढ़ता बढ़ता जाता है। तब अगर हम देखें तो क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है ब्लू से तो डेफिनेटली जो रेड कलर के लिए फ्रिंज विड्थ होगी वो क्या होगी? चौड़ी होगी, बड़ी होगी। और यहाँ पर बट कह क्या रहा है कि रेड लाइट के लिए जो फ्रिंजेस थे वो पास थे। तो बात सही कह रहा कि गलत कह रहा? तो बिल्कुल गलत कह रहा। और इसलिए बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि एसर्शन ए इनकरेक्ट है। रीजन आर कहता है द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। एकदम सही बात है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि एसर्शन इनकरेक्ट है जबकि रीजन करेक्ट है। और जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको अपन चूज कर लेते हैं। तो ऑप्शंस हमारे क्या हैं? सो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन 1 कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, गलत बात है। ऑप्शन 2 कहता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, करेक्ट बात है। और इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है अ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ refractive index 2 which coated on a glass slab of refractive index 1.45. What is the minimum thickness of the transparent film to be coated for the maximum transmission of green light of wavelength 550 nanometer? Assume that the light is incident nearly perpendicular to the glass slab. All right, very important question and a very conceptual question. मैं आपको इस सवाल को समझाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमें कह रहा है कि एक ग्लास की स्लैब है और उस ग्लास की स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.45। कहता है कि इस ग्लास स्लैब के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म की कोटिंग की गई है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 2। ठीक, तो ये भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये रही ट्रांसपेरेंट फिल्म की कोटिंग जो इसके ऊपर की गई है। हमें गिवन है कि इस ट्रांसपेरेंट फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और इस ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45। अब कहता है कि इस ग्लास स्लैब की तरफ नॉर्मली एक ग्रीन लाइट की रे को हमने फॉल करवाया। तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो इस तरह से एक ग्रीन लाइट की रे इस स्लैब की तरफ आई और नॉर्मली आई, नियरली नॉर्मली कह रहा है। तो ठीक है, अपन नॉर्मली लेकर के चल रहे हैं। तो कहता है कि इसकी थिकनेस, इस ट्रांसपेरेंट फिल्म की थिकनेस हम कितनी मेंटेन करें सच दैट कि इस ट्रांसपेरेंट फिल्म से इस स्लैब की तरफ मैक्सिमम लाइट का ट्रांसमिशन हो जाए। हमें ये कहा गया है कि जब हमने ग्रीन लाइट को उस स्लैब की तरफ भेजा तो इस फिल्म की क्या थिकनेस मेंटेन की जाएगी कि उससे ट्रांसमिट होने वाली ग्रीन लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, जो ब्राइटनेस होगी, जो एनर्जी होगी स्लैब की तरफ वो मैक्सिमम होगी। तो मैं इसकी थिकनेस को x मान लेता हूँ और यही x मुझे बताना है। मुझे ये बताना है कि इस स्लैब की क्या थिकनेस मेंटेन की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सवाल तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सवाल क्या कहना चाहता है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा देता हूँ
फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आगे मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम लाइट की रे को किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ भेजते हैं, तो लाइट का एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और एक पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है ना। आपको ध्यान से एक बात समझनी चाहिए, जैसे मान लो ये इंटरफेस है जो दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट कर रहा है, तो ऊपर वाली मीडियम को मैं 1 कह देता हूँ, नीचे वाली मीडियम को हम 2 मान लेते हैं, है ना। और हमने क्या किया, एक लाइट की रे को हमने इस तरफ इंटरफेस की तरफ भेजा, मतलब लाइट की रे मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है। अब दो बातें हो सकती हैं कि मीडियम 2 या तो डेंसर मीडियम होगा या तो रेयरर मीडियम होगा, कोई भी मीडियम हो, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तब वो रिफ्रैक्ट तो होगी होगी बिल्कुल होगा रिफ्रैक्ट, लेकिन वहाँ पर लाइट की रे की कुछ इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट भी होती है, लौट भी जाती है। तो जैसा मैं ये मान के चलता हूँ, फिलहाल के लिए समझाना मेरे लिए आसान होगा, कि इस पर्टिकुलर मीडियम 2 को मैं डेंसर मीडियम मान लेता हूँ और इस मीडियम को मैं रेयरर मीडियम मान लेता हूँ। मतलब यहाँ पर जब रे एंटर करेगी तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो मैं इस तरह से इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर देता हूँ। तो ये कौन सी रे है, ये हमारी ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। और मैंने नॉर्मल की तरफ बेंड इसलिए करवाया कि मैंने मीडियम 2 को फिलहाल के लिए सोचा हुआ है दैट इट इज़ द डेंसर मीडियम, है ना। इस मीडियम को मैं डेंसर मान लेता हूँ और इस मीडियम को मैं रेयरर मान लेता हूँ, फिलहाल आपको समझाने के लिए। तो एक पार्ट यहाँ पर डेफिनेटली रिफ्रैक्ट हुई है, लेकिन एक पार्ट रिफ्लेक्ट भी होती है, लौटती भी है, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, इसी लॉ को ओबे करते हुए एक पार्ट लौटती भी है। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी आई के बराबर होनी चाहिए, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं आर मान करके चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जब लाइट की रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जाती है, तब इंटरफेस में एक पार्ट दूसरे मीडियम की तरफ ट्रांसमिट होगी और एक पार्ट लौट भी जाती है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। चलो अब मैं आगे की बात आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी वेव को डिफाइन करते हैं, जब भी हम किसी वेव की बात करते हैं, तब हम जनरली एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिस क्वांटिटी का नाम है फेज। आपने डेफिनेटली जब भी आपने वेव इक्वेशन पढ़ा होगा या जब भी आपने वेव इक्वेशन समझा होगा, तब आपको डेफिनेटली फेज के बारे में जानकारी दी गई होगी। तो ये फेज क्या होता है, फेज एक्चुअली ये बताता है कि जो हमारी वेव है उसकी अभी क्या स्टेट है, मतलब जिस पॉइंट पे वेव पहुंची है मेरी, उस पॉइंट पे वेव का कौन सा पार्ट पहुंचा है, मतलब क्रेस्ट पहुंचा है कि ट्रफ पहुंचा है। जो वेव पहुंची है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो सोर्स से कितनी नंबर वाली वेव है, मतलब वो 1 वेवलेंथ है कि 2 वेवलेंथ है कि 3 वेवलेंथ है कि 4th वेवलेंथ है, कौन सी वो वेवलेंथ है। मतलब फेज के थ्रू आपको जनरली उस वेव की जनरली सारी की सारी जानकारी, जनरली मतलब मोस्टली आपको सारी जानकारी मिल जाती है। फेज का मतलब होता है वेव की स्टेट बताना। फेज से हमें क्या जानकारी मिलेगी, फेज से हमको वेव की स्टेट की जानकारी मिलती है कि जो पहुंचने वाली वेव है किसी पॉइंट पे, वो किस स्टेट में है, वो किस तरह की है फिलहाल, उसे जानने के लिए हम लोग जनरली फेज को डिफाइन करते हैं। नाउ जब भी एक वेव, मतलब मैं लाइट की बात कर रहा हूँ खासकर, जब लाइट वेव एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जाती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है इसमें कभी भी किसी भी तरह का फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। मतलब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में इस इंसिडेंट रे का क्रेस्ट आया था, तो रिफ्लेक्टेड वाला भी क्रेस्ट के साथ ही होगा, अगर ट्रफ आया था तो रिफ्लेक्टेड रे भी ट्रफ के साथ ही होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी एक रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जाती है, तब रिफ्रैक्टेड रे कभी भी फेज डिफरेंस सफ़र नहीं करती, वो उसी फेज में ट्रांसमिट होती है जिस फेज में लाइट की रे हमने इंसिडेंट करवाई थी। और ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें पहली बात हमने जो खास सीखी अभी वो ये है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नेवर सफर एनी फेज चेंज, कभी भी ये फेज चेंज सफर नहीं करता, कभी भी नहीं करता। और इस केस में रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाए या डेंसर से रेयरर की तरफ जाए, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कभी भी रिफ्रैक्टेड रे
फेज डिफरेंस सफ़र नहीं करती, फेज चेंज सफ़र नहीं करती। ठीक, अब बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे की, जो लौट रही है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे में अब दो बातें होती हैं यहाँ पर, मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर लाइट की रे रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, मतलब जिस इंटरफेस में टकराई, अगर वो इंटरफेस डेंसर मीडियम का है, तब उस केस में रिफ्लेक्टेड रे में 180 डिग्री का फेज चेंज आता है। मतलब उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है, इट सफर्स अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियन। मतलब अगर लाइट की रे रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तब उस केस में जो रिफ्लेक्ट होने वाली रे है उसमें 180 डिग्री का फेज चेंज आता है। अगर क्रेस्ट टकरा रही है तो ट्रफ रिफ्लेक्ट होगी, ट्रफ टकरा रही है तो क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होती है, और ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग किसकी, रिफ्लेक्टेड रे की। हम बात कर रहे हैं फिलहाल रिफ्लेक्टेड रे की। अब इसमें दो बातें हैं, लाइट की रे या तो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही हो या फिर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही हो। तो अगर ये वाली सिचुएशन है, अगर लाइट की रे रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, इट सफर्स अ फेज चेंज ऑफ अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। लेकिन अगर लाइट की रे डेंसर से रेयरर की तरफ जाए, मतलब उस इंटरफेस से टकराए जो रेयरर मीडियम का हो, उस केस में जो लौटने वाली रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, इट विल नॉट बी सफरिंग एनी फेज चेंज। वो उसी फेज में रिफ्लेक्ट होगी जिस फेज में वो इंसिडेंट हुई थी। और इसको भी आपको याद रखना चाहिए, इट डज नॉट सफर एनी फेज चेंज। मैं समझता हूं मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, रिफ्रैक्टेड रे किसी भी कीमत पे फेज चेंज सफर नहीं करेगी। रिफ्लेक्टेड करती है अगर वो डेंसर सरफेस से टकरा रही है तो, नहीं करती अगर वो रेयरर सरफेस में टकरा रही है तो। और इतनी बात आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगर आपको समझना है तो इतनी बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं सिचुएशन आपको समझाना चाहूँगा। जो सिचुएशन है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये मेरे सामने सिचुएशन है, यहाँ पर मैंने नॉर्मली रे को फॉल करवाया है, क्योंकि नियरली नॉर्मली बोला भी था, नियरली परपेंडिकुलर बोला भी था, पर थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मुझे हल्का इंक्लाइंड वे में, ऑब्लिक वे में रे को इंसिडेंट कराना होगा, तभी जा करके मैं आपको प्रॉपरली इस पर्टिकुलर सवाल को समझा सकूंगा। और इसीलिए मैं यहीं पर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते ये मेरी फिल्म है, कौन सी फिल्म है, ट्रांसपेरेंट फिल्म है, दिस इज द फिल्म सपोज। अब हमने ग्रीन लाइट को यहां पर इंसिडेंट करवा दिया, ठीक। अब इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 2, और इसके नीचे जो मेरी स्लैब है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.45, करेक्ट। नाउ अब सुनना आप ध्यान से। अब ये जो रे आ रही है कहां से आ रही है, तो ऑब्वियसली ये एयर मीडियम से आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एयर मीडियम से हमारी जो ट्रांसपेरेंट फिल्म है उसकी तरफ रे इंसिडेंट सबसे पहले हुई। अभी जा रही है रेयरर से डेंसर की तरफ। अब क्या होगा, रेयरर से डेंसर की तरफ जाने के दौरान इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पार्ट यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा, और इस तरह से एक पार्ट रे का अंदर की तरफ चला गया, किस तरफ, हमारी ट्रांसपेरेंट फिल्म के अंदर घुस गया, है ना। अच्छा, जो लौट गया उसकी बात हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमको ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग सवाल पूछा है, तो इस वाली रे से हमें कोई फिलहाल मतलब नहीं है। अब क्योंकि ये वाली जो रे आप देख रहे हो जो हमारी फिल्म के अंदर है, जो ट्रांसपेरेंट फिल्म के अंदर है, इसमें क्या किसी भी तरह का फेज चेंज आएगा, देन द आंसर इज नो। क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे में किसी भी तरह का फेज चेंज सफर नहीं आता, मतलब कभी फेज चेंज नहीं आता। द रिफ्रैक्टेड रे नेवर सफर्स एनी फेज चेंज, और इसीलिए जिस फेज में मेरी रे इंसिडेंट हुई थी उसी फेज में मेरी रिफ्रैक्ट हो गई। परफेक्ट बात है। अब यहां पर वापस से जब मेरी लाइट की रे ट्रांसपेरेंट फिल्म से स्लैब की तरफ जाएगी तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि अब वो एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जा रही है। तो यहां पर भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं समझाने के लिए। अब ये मेरा डेंसर मीडियम है, कौन, फिल्म, और ये मेरा रेयरर मीडियम है, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से आइडिया लग जाएगा। अब क्या होगा, तो लाइट की रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तब वो नॉर्मल से अवे होती है बैंड, और इसलिए यहाँ पर मैं नॉर्मल से अवे बैंड इसे कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरी रे रिफ्रैक्ट हो गई।
देन अब मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि जब ये इस फिल्म के अंदर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, जब ये अगेन रिफ्लेक्ट होगी, क्या अभी भी कोई फेज चेंज होगा? देन द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे में किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आता। और इसलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड रे में भी किसी भी तरह का फेज चेंज तो नहीं आया होगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको इतनी बात समझनी चाहिए। नाउ अब क्या हुआ होगा, इसका तो एक पार्ट लेकिन रिफ्लेक्ट भी तो होगा ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब लाइट की रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जाती है, तब एक पार्ट रिफ्लेक्ट तो होगा बट एक पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वाली रे मेरी रिफ्लेक्ट हो गई, करेक्ट। अब अगेन यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब फिल्म से हमारी लाइट के रे का एक पार्ट अंदर ही तरफ रिफ्लेक्ट होगा और एक पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो जो रिफ्रैक्ट होगा उसको तो रिफ्लेक्ट होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये जो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी लौट गई, उसको लौटने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक पार्ट लौटेगी यहाँ पर। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पर, दो पॉइंट के लिए मुझको पूछना चाहिए कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी ग्लास स्लैब की तरफ, इसमें कोई फेज चेंज नहीं आया, लेकिन जो लौटी मेरी, जो रिफ्लेक्ट होकर के लौटी, क्या इसमें भी कोई फेज चेंज आएगा? आपको सोच के जवाब देना चाहिए। क्या इसमें भी, इस वाली रे की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इसमें किसी भी तरह का फेज चेंज आया होगा? आपको इसके लिए ये वाले पॉइंट को देखना चाहिए। देखिए, ये मेरी जो फिल्म है ये डेंसर मीडियम है, स्लैब मेरी जो मेरी है वो रेयरर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ रे आती है, तब रिफ्लेक्टेड रे में किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आता। मतलब इस रिफ्लेक्टेड रे में किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आया था ड्यू टू रिफ्लेक्शन। नाउ अब यही रे जब वापस से इस पॉइंट पे वापस जब रिफ्लेक्ट होगी, एक बार और रिफ्लेक्ट होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगेन वो देखा जाए तो फिल्म से एयर की तरफ जा रही थी, तो एयर वाला जो मीडियम था अगेन रेयरर हो गया। और इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जब रे वापस से रिफ्लेक्ट होगी, तब भी उसमें किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आना चाहिए ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी कोई फेज चेंज नहीं आएगा। परफेक्ट बात है। अब देखिए, जो ये रे लौट के आई, अब जब इस पॉइंट पे पहुंच करके वापस से रिफ्रैक्ट होगी, तो सेम फेज में रिफ्रैक्ट हो जाएगी जिस फेज में वो आई थी, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे में कभी भी किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आता, है ना। आपको इतनी बात तो सबसे पहले एनालिसिस करनी ही पड़ेगी अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हो तो। अब देखिएगा, ये मेरी एक रिफ्रैक्टेड रे है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद फिर से एक मेरी और रे रिफ्रैक्ट हुई। अगर ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे आपस में कंस्ट्रक्टिवली मिल जाएं, अगर उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, देन डेफिनेटली जो ट्रांसमिटेड वेव होगी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और यही हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, है ना। हम क्या चाहते थे कि इस फिल्म से ट्रांसमिशन के दौरान जो हमारी ग्रीन लाइट है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ ट्रांसमिट हो। तो हम ये कहेंगे कि मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के थ्रू जो भी हमारी रे पहुंचेगी स्लैब की तरफ, वहां पर उन रेज के बीच में क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और तभी जाकर के वहां पर ट्रांसमिटेड जो रे होगी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। बट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। मैं उस कंडीशन की बात जरूर आपके साथ करूंगा क्योंकि मुझे सवाल सॉल्व करना है। बट अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें समझाई उसको एक बार मैं क्विकली रिव्यू करवा देना चाहता हूँ, रीजन बिंग, तब जाकर के शायद सवाल आपको बहुत अच्छे ढंग से फील हो पाएगा। मैं ये कह रहा था कि जब कोई भी लाइट की रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जाती है, जब रिफ्रैक्ट होती है, तब रिफ्रैक्शन में उस वेव के फेज में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन उस दौरान जो लाइट की वेव रिफ्लेक्ट होकर लौटती है उसमें फेज चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कब आएगा? अगर वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही थी तो पक्का आएगा, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही थी तो नहीं आएगा। इतनी बात सबसे पहले आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हुआ, वहाँ पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से क्या कोई फेज चेंज आया है क्या, आगे हमें ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ये रे मैंने इंसिडेंट करवाई, इसका एक पार्ट लौट गई, इससे मुझे मतलब भी नहीं था क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन साइड से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इस रिफ्रैक्टेड रे की बात करता हूँ।
तो क्या रिफ्रैक्शन के कारण फेज चेंज आया? देन द आंसर इज नो, परफेक्टली नो, है ना। अब इस पॉइंट में जब लाइट की रे पहुंची तो एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुई, एक पार्ट रिफ्रैक्ट हुई। अगेन रिफ्रैक्शन वाली वेव में या रिफ्रैक्टेड रे में कोई भी फेज चेंज आया? अगेन द आंसर इज नो। ठीक, अब ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या इस रिफ्लेक्टेड वेव में किसी भी तरह का फेज चेंज आया? तो क्योंकि डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही थी वो, तो फेज चेंज नहीं आएगा। सो इस रिफ्लेक्टेड रे में भी किसी तरह का फेज चेंज नहीं आया। परफेक्ट। अब जब ये रे का एक पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं, एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। बट क्योंकि ये अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 2 है उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 1 है, एयर की तरफ ट्रांसमिट हो रही थी, तो ये अगेन एक रेयरर सरफेस है और इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें अगेन कोई फेज चेंज नहीं आएगा। तो फेज चेंज आया क्या? अगेन द आंसर इज नो। उसके बाद जब ये रे आ करके वापस रिफ्रैक्ट हुई तो फेज चेंज आएगा क्या? अगेन द आंसर इज नो। मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये रे और ये रे में किसी भी तरह का फेज चेंज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं है। हाँ, पाथ डिफरेंस है, ये वाली वेव और ये वाली जो वेव है, मतलब ये वेव और ये वेव के बीच में लेंथ का फर्क है, पाथ का फर्क है। इस वेव की तुलना में ये वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है, सो देयर इज डेफिनेटली अ पाथ डिफरेंस, और उस पाथ डिफरेंस से कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस तो आएगा। मेरा बस यहाँ पर यही मोटो है आपको समझाने का कि रिफ्लेक्शन के कारण एंड रिफ्रैक्शन के कारण किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आया। परफेक्ट। अब मैं अपने सवाल की तरफ वापस लौटता हूँ। तो देखिए, एक रे मेरी ये आई, इसको अब समझाने के लिए मैं इसी का सहारा ले लेता हूँ। तो एक रे हमारी आई थी, इसका एक पार्ट क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया, परफेक्टली ट्रांसमिट हो गया यहाँ पर। अब इसका एक पार्ट लौटा, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पर एक पार्ट फिर रिफ्लेक्ट हुआ नीचे की तरफ, और वो पार्ट फिर अगेन ट्रांसमिट हो गया। और हम कह रहे हैं कि जो 2 बार रे हमारी यहाँ पर ट्रांसमिट हुई है, या इसके बाद जितनी बार भी प्रोसेस होता चला जाएगा, उसमें सारी की सारी जो रेज होंगी उनके बीच में क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पर किसी भी तरह का फेज चेंज तो नहीं आया है ना। आपको ये वाला एनालिसिस समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि एक रे आई, अंदर की तरफ ट्रांसमिट हुई और फिर अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो गई, लेकिन इस पार्ट में जो रिफ्लेक्ट हुई वो एक बार और रिफ्लेक्शन सफर करते हुए वापस से ट्रांसमिट होगी, और जो पहले हमारी रे ट्रांसमिट हुई थी उसके साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो रे पहले रिफ्लेक्ट हुई थी वो, और जो 2 बार रिफ्लेक्ट होकर के ट्रांसमिट होगी स्लैब के अंदर, उनके बीच में क्या पाथ डिफरेंस होगा? तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? देखिए, जो मैं समझाना चाहता हूँ एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहले जो इस पॉइंट पे जो रे इंसिडेंट हुई थी उसका एक पार्ट तो डेफिनेटली क्या हो गया? हमारा ट्रांसमिट हो गया, लेकिन उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ था जो इस पॉइंट में वापस रिफ्लेक्ट होकर के हमारी स्लैब के अंदर एंटर किया है। तो जो रे हमारी पहले ट्रांसमिट हो गई थी उसके, और जो 2 बार इन दोनों पॉइंट्स में रिफ्लेक्ट होकर के वापस से ट्रांसमिट होगी, उनके बीच में रहने वाला पाथ डिफरेंस होगा x प्लस x2x, क्योंकि जो रे पहले चली गई थी उसके कंपेयर में जो बाद में एंटर करेगी उसे x लेंथ ऊपर जाना है और x लेंथ नीचे आना है। तो x प्लस x मिलाकर के कितना हो जाएगा? इट विल बी 2x। और इसलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अल्टीमेटली जो 2 हमारी ट्रांसमिटेड वेव्स हैं इन द स्लैब, उनके बीच में रहने वाला पाथ डिफरेंस अल्टीमेटली होने वाला है, पाथ डिफरेंस अल्टीमेटली होने वाला है x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x। और यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतना आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसमिट करवानी है, हमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन कराना है, तो मैं बता दूं आपको ये तभी पॉसिबल है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यू मस्ट नो दैट द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ये हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब पाथ डिफरेंस क्या जीरो हो सकता है क्या? आप खुद सोच के बताएंगे। जीरो तो होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो मेरी ट्रांसपेरेंट फिल्म है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो है, तो जीरो होने का तो मतलब ही नहीं है। बट फिर भी हमको मिनिमम थिकनेस बतानी है, सो फॉर मिनिमम थिकनेस n कैनॉट बी जीरो बट n कैन बी इक्वल टू 1। n की वैल्यू हमको 1 मेंटेन करनी पड़ेगी
फॉर मिनिमम थिकनेस, सो पुटिंग n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट कर दूं, implies that 2x should be equal to lambda, implies that x should be equal to lambda divided by 2. यहाँ तक आपको सबसे पहले तो समझ लेना चाहिए. नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर जो वेवलेंथ गिवन है 550 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ हमें गिवन है एयर में. मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है हमें ये गिवन है एयर के लिए, और ये एयर में हमारी ग्रीन लाइट की वेवलेंथ है. लेकिन अब जो मेरी वेव है वो कौन से मीडियम में प्रेजेंट है आप खुद देखिए ना, वो तो बेसिकली हमारे ट्रांसपेरेंट फिल्म में प्रेजेंट है. और इसीलिए यहाँ पर जब मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझको वो वेवलेंथ पुट करनी पड़ेगी, या वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वेवलेंथ की जो हमारी ट्रांसपेरेंट फिल्म में ग्रीन कलर की होनी चाहिए. हमने बिल्कुल डिस्कस किया कि जब लाइट की रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जाती है तब उसकी स्पीड भी बदलती है और वेवलेंथ भी बदलता है. स्पीड अगर कम होती है तो वेवलेंथ भी कम होता है, स्पीड अगर बढ़ती है तो वेवलेंथ में भी इंक्रीमेंट आता है. बट क्या नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती. तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, वो होता है c अपॉन वी. आपको ये बिल्कुल पता होगा कि किसी भी मीडियम की जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वैक्यूम भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. अब मैं c को क्या लिख सकता हूँ? c को लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन एयर और वैक्यूम, डिवाइडेड बाय v को लिख सकता हूँ सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती. एंड यहाँ पर मैं लैम्डा m डाल देता हूँ क्योंकि वेवलेंथ हमारी डेफिनेटली मीडियम में बदलती है. तो f और f अगर आपस में कैंसिल हो जाएं तो फाइनली वेवलेंथ ऑफ रे और लाइट इन द मीडियम विल बिकम लैम्डा अपॉन म्यू, और यहाँ पर मुझे म्यू को डिवाइड करना पड़ेगा. और इसीलिए यहाँ पर जब मैं लैम्डा की बात कर रहा हूँ तो लैम्डा यहाँ पर मुझे किसका लेना चाहिए था? बेसिकली बिल्कुल मीडियम का लेना चाहिए था. एंड लैम्डा m की वैल्यू हम क्या देख पा रहे हैं? लैम्डा m की वैल्यू आ रही है लैम्डा अपॉन म्यू, और यहाँ पर जो आप 2 देख पा रहे हैं ये 2 अपनी जगह पर बना रहेगा. अब आपके पास पूरा डेटा है और आप बिल्कुल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? इट इक्वल्स टू 550 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, और मेरी ट्रांसपेरेंट फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, सो 2 इंटू 2 विल बिकम 4. तो मेरे पास फाइनली आने वाला है 550 डिवाइडेड बाय 4. तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं. सो 4 1 जा 4, 1 एंड 5 15 रहा, तो 4 3 जा 12, 15 से 12 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बचेगा 3, सो 30 हो जाएगा. जीरो को अगर अपन उतारेंगे तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं 4 7 जा 28, फिर डेसिमल लगा करके यहाँ पर 5 आ जाएगा, और हमारी नैनोमीटर होनी चाहिए यूनिट जो कि मेंटेन्ड रहेगी. तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर 137.5 नैनोमीटर होना चाहिए. तो मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊँगा, एंड डेफिनेटली ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है. देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं चाहिए, खाली आपको इतना ही न्यूमेरिकल करना था, इतना ही आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था, जिसको करने के लिए आपको हार्डली कितना समय चाहिए? मुश्किल से 30 सेकंड का समय चाहिए. बट फिर भी मैंने एक्सप्लेनेशन में इतना समय इसीलिए लिया ताकि आप इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाएँ, और आप कॉन्फिडेंटली इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाएँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा. अगर मान लेते हमारी रिफ्लेक्टेड रे कोई फेज चेंज सफ़र करती, जो कि मैंने केसेस आपको बताए, तब उसको भी यहाँ पर हमें काउंटिंग में लेना होता, उसको भी हम काउंटिंग में ले करके फिर आगे प्रॉब्लम को सेम वे में सॉल्व करते हैं, है ना. तो अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन में तो खैर होता नहीं, रिफ्लेक्शन के कारण अगर फेज चेंज आ भी जाए तो उसको आपको अलग से यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा, फिर जा करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल क्लियर है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है, एंड क्वेश्चन कहता है द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज d while that of the other slit is xd. If the ratio of the maximum to the minimum intensity in the interference pattern on the screen is 9:4, then what is the value of x? Assume that the field strength varies according to the slit width. A very important question. अगेन मैं आपको इसको काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना. देखिए यहाँ पर पहले तो अपन 2 वर्ड पे फोकस करते हैं. पहला वर्ड है हमारा मैक्सिमम एंड सेकंड वर्ड है हमारा मिनिमम. मतलब हमें ये बताना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का अगर रेशियो 9:4 है
तब उस पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू क्या होगी। तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब दो वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तब उस पर्टिकुलर केस में जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वहाँ पर फील्ड की एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होती है। और जिस पॉइंट में दो वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उस पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है और फील्ड एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी मिनिमम होती है। और आपको ये बात बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रख लेना चाहिए। इसके अलावा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सुनिएगा, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैं बात करता हूँ आपके साथ सबसे पहले। तो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, I is maximum and it will be equal to, or the formula for finding the value of maximum intensity is, which is the case of constructive interference, is root I1 plus root I2 whole square। और आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, जो फील्ड की बात हो रही है, तो फील्ड के लिए बता दूं कि इस केस में फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है एंड इट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, जहां पर E1 हमारी फर्स्ट वेव की फील्ड की वैल्यू है, E2 हमारी सेकेंड वेव की फील्ड की वैल्यू है एंड E मैक्स वहां पर होगा हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट के फील्ड की वैल्यू। सिमिलरली हम इंटेंसिटी की भी बात यहाँ पर कर चुके हैं, इतनी बात आपको समझनी चाहिए। सिमिलरली हम बात कर लें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिस पॉइंट में होता है उस पॉइंट पे जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो हो जाती है मिनिमम, और इंटेंसिटी के मिनिमम होने के साथ साथ वहाँ पर फील्ड की वैल्यू भी मिनिमम हो जाती है। तो मैं बता दूं आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी होती है मिनिमम एंड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस मिनिमम इंटेंसिटी इज रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, जहाँ पर I1 एंड I2 हमारी दोनों स्लिट्स से जो भी इंटेंसिटी हमें ऑब्टेन होगी लाइट की वो होगी, मतलब जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटीज I1 एंड I2 है। सिमिलरली फील्ड की एम्पलीट्यूड भी जो होगी वो मिनिमम होगी एंड इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा E1 माइनस E2। और आपको ये दोनों ही कंडीशंस के लिए दोनों ही फॉर्मूले याद रखने चाहिए। इसके अलावा एक बात जो आपको और याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फील्ड एंड इंटेंसिटी को रिलेट करने के लिए, जो आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्क्वायर। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो उस पॉइंट के फील्ड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आप फील्ड की वैल्यू को डबल कर दो तो वहाँ पर एनर्जी, वहाँ पर इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी। फील्ड की वैल्यू को ट्रिपल कर दें तो तब वहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू 9 टाइम्स होती है एंड सो ऑन। आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। खैर, अब हमें यहाँ पर बोला है, जो ब्रैकेट के अंदर जो लाइन लिखी है, एज्यूम दैट द फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्लीट विड्थ। मतलब जितनी ज़्यादा स्लीट की चौड़ाई होगी उतनी ज़्यादा हम क्या मान के चलेंगे कि फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जो दो स्लिट्स हैं, पहले स्लिट की विड्थ हमें D गिवन है एंड सेकेंड स्लिट की विड्थ हमें XD गिवन है। तो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो E1 होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D while E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XD। कही रहा है फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्लिट विड्थ। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी वहाँ पर हम उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड की वैल्यू को हम मान करके चलेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर फील्ड एम्पलीट्यूड होती है। क्वेश्चन में हमको फील्ड स्ट्रेंथ लिखा है, आप खुद से समझ सकते हैं कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है ये फील्ड के एम्पलीट्यूड की स्ट्रेंथ के बारे में कह रहा है ना, क्योंकि हम डेफिनेटली यहाँ पर जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो हम फील्ड के एम्पलीट्यूड की ही बात करते हैं। खैर, यहाँ तक आपको समझना चाहिए। अब देखें, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब इसके और इसके दोनों ही साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो E1 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, T स्क्वायर के। तो मैं इसे लिख सकता हूँ E1 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू I1, और इसलिए मैं कह सकता हूँ I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। सिमिलरली मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके भी दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ देन I2, क्योंकि मुझे मिलेगा E2 का स्क्वायर एंड E2 का स्क्वायर I2 के प्रोपोर्शनल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ I2 विल बी प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर D स्क्वायर। यहाँ तक तो समझना काफ़ी आसान है।
और इन प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, जिससे प्रोपोर्शनल साइन कन्वर्ट होकर इक्वल में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, जिससे प्रोपोर्शनल साइन हट करके इक्वल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो आप समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। अब मैं इस इक्वेशन को 1 कह देता हूँ और इस इक्वेशन को 2 कह देता हूँ, और इनकी हेल्प से मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज 9:4। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो हमें कह रहा है दैट आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू 9:4। अब आई मैक्स के लिए फॉर्मूला हमने लिखा √I1 प्लस √I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/4। दोनों साइड रूट कर देते हैं, तो रूट करने से हमें मिलेगा √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 इक्वल्स टू √9/4 दैट इक्वल्स टू 3/2, जो अगेन समझना आसान है ना। अब जैसा कि हमने देखा कि I1 की वैल्यू प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के एंड I2 की वैल्यू प्रोपोर्शनल है x² d स्क्वायर के, तो बिल्कुल मैं I1 एंड I2 की जो भी वैल्यू प्रोपोर्शनल की हमें मिली है हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब चाहे तो कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली k कैंसिल ही हो जाना है। अब डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं समय अगर बचाना चाहें तो इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रूट I1 की जगह में मैं लिख देता हूँ d स्क्वायर प्लस I2 की जगह में लिख देता हूँ x² d स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सेम काम यहाँ पर भी कर देते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि I1 की वैल्यू d स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब k मल्टीप्लाई करके भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट कर सकते हो, और यहाँ भी दोनों जगहों पे अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, k आ जाएगा, यहाँ भी k आ जाएगा, यहाँ भी k आ जाएगा, यहाँ भी k आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली आप √k को दोनों ही साइड से, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आप कैंसिल कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच इज इक्वल टू वॉट 3/2। तो d स्क्वायर का रूट हो जाएगा d प्लस x² d स्क्वायर का रूट हो जाएगा xd। सेम काम यहाँ पर d माइनस xd आने वाला है इक्वल्स टू 3/2। तो x की वैल्यू निकालनी है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, d इंटू 2 इज 2d प्लस xd इंटू 2 इज 2xd इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू डी इज 3d माइनस 3 इंटू xd इज 3xd इम्प्लाइज दैट 2xd प्लस 3xd साइड बदल के माइनस 3xd प्लस 3xd होगा, तो 5xd इक्वल्स टू 3d माइनस 2d दैट इक्वल्स टू d। d एंड d कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 1/5, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1/5 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन में 1/5 है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात सोचनी चाहिए कि अगर हमारे लिए x की वैल्यू 1/5 है, इसका ये मतलब है कि फर्स्ट स्लिट के कंपैरिजन में सेकेंड स्लिट है उसकी विड्थ 1/5 टाइम्स है, मतलब 5 टाइम्स कम है। इजंट इट ट्रू? आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट स्लिट सेकेंड के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि हमारे आंसर के हिसाब से x की वैल्यू आई 1/5, मतलब फर्स्ट स्लिट के कंपैरिजन में सेकेंड स्लिट 5 टाइम्स कम चौड़ी है, मतलब फर्स्ट स्लिट सेकेंड के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर ये 5 टाइम्स ज़्यादा है तो ये भी 5 टाइम्स ज़्यादा हो सकती है ना। आप अगर इसको कहते हो 5 सेंटीमीटर और इसको कहते हैं 1 सेंटीमीटर, तो अगर ये 1 होकर के ये 5 हो जाए तो क्या दिक्कत है। और इसीलिए यहाँ पर आंसर हमारा 5 भी हो सकता है, और इसीलिए अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ। देखिए एक्चुअली बात ये हुई थी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो √I1 माइनस √I2 में जो मैंने √I1 में I1 की वैल्यू पुट की है वो पुट की है d स्क्वायर, एंड जो मैंने I2 की वैल्यू पुट की है वो पुट की है x² d स्क्वायर। तो मैंने क्योंकि इस वाले टर्म को बड़ा माना है और इस वाले टर्म को छोटा माना है, इसीलिए मेरी x की वैल्यू 1/5 आई। अगर मैं इसे पहले रख देता और इसे बाद में रख देता, मतलब मैं पहले वाले टर्म को फिर बड़ा मानता, मतलब मैं x² d स्क्वायर के रूट को बड़ा मानता, और उस केस में x की जो भी वैल्यू आती है 1 से बड़ी आती है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हमें 1/5 मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारा आंसर इनकरेक्ट है, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमने जिस तरह से इक्वेशन को फॉर्म किया उसके अकॉर्डिंगली आंसर हमें 1/5 मिला, और इसीलिए यहाँ पर और 5 भी हो सकता है। अगर मैं इसे पहले लिख देता और इसे बाद में लिख देता और सॉल्व करता तो मुझे आंसर 5 मिलता, और इसीलिए विदाउट अ डाउट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 होगा।
ऑप्शन 3 एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है। क्वेश्चन है द यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 480 nanometer and 600 nanometer wavelength to form interference patterns. The least number of bright fringes of 480 nanometer light that are required for the first coincidence with the bright fringes formed by 600 nanometer light is. All right, very conceptual question, very important question, एकदम ध्यान से सुन। ये सवाल हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट उसके पहले मैं आज आपको एक बेसिक मैथ सिखाता हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ LCM के बारे में। LCM आप अच्छे से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है आगे वो आप समझिए। जनरली आपको LCM निकालने आता तो है, बट आप इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते कभी कभी, और इसीलिए मैं सबसे पहले आपको LCM का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। लोएस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटा, है ना। C मतलब हो गया कॉमन, मतलब जो सब में हो। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी टाइम्स। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब मैनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स को अपन मल्टीपल कहते हैं। तो लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सब में हो, मल्टीपल मतलब सबका मैनी टाइम्स हो, ये होता है LCM। इसको समझाने के लिए मैं 2 नंबर लेता हूँ। जैसे मान लेते पहला नंबर मेरा 3 है एंड सेकंड नंबर मेरा 5 है। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों का टेबल लिखते हैं। नाउ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ये मैंने 3 का टेबल लिख दिया। अब 5 का भी टेबल लिखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अगर आप देखेंगे तो अब बताइए मुझको, आप वो कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में है, मतलब कॉमन है, मल्टीपल तो मैंने लिखा ही लिखा है, और सबसे छोटा है। तो डेफिनेटली आप आंसर क्या देंगे? 15। 15 वो नंबर है जो दोनों के लिए सबसे छोटा मल्टीपल है, जो दोनों का मल्टीपल है। मतलब 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज 5, दोनों का 15 एक मल्टीपल है, और कॉमन होने के कारण दोनों के लिए है। मल्टीपल तो है ही मैनी टाइम्स, इसका 3 टाइम्स है और इसका 5 टाइम्स है। 3 का ये 5 टाइम्स है, 5 का ये 3 टाइम्स है, और लोएस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर है। कैसे और नंबर नहीं है? तो बिल्कुल है, 30। 30 एक ऐसा नंबर है जो अगेन इनका कॉमन मल्टीपल है, बट लोएस्ट नहीं है ना। 30 देखें तो 3 के भी टेबल में आता है, 30 देखें तो 5 के भी टेबल में आता है। सो इट इज अ कॉमन मल्टीपल बट नॉट द लोएस्ट वन, है ना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो ऐसा नंबर जो सब में कॉमन हो, सबका मल्टीपल हो, बट सबसे छोटा हो, इसे हम LCM कहते हैं। आगे आपको LCM समझने की जरूरत थी। परफेक्ट। अब नाउ इस सवाल पे लौटते हैं। हमारे पास 2 अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं, और इनके थ्रू हमने इंटरफेरेंस कराया। तो जैसे मैं यहाँ पर सेटअप तैयार कर देता हूँ। तो ये हमारी स्लिट S1 है, ये हमारी स्लिट S2 है। अब पहले मान लेते हैं अपन 480 नैनोमीटर वाली लाइट को पास कराते हैं S1 एंड S2 से। तो जो पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, जहाँ पर दोनों आ करके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे, वहाँ पर फर्स्ट का भी ब्राइट बनेगा, इसको मैं B0 कर देता हूँ, और सेकेंड का भी यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बनेगा, जिसको मैं B0 डैश कर देता हूँ। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर S1 एंड S2 से आने वाली लाइट दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है, तो 480 नैनोमीटर का भी यहाँ पर ब्राइट बनना चाहिए, सेंट्रल ब्राइट बनना चाहिए, एंड 600 नैनोमीटर का भी इसी पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर फिलहाल दोनों के ब्राइट कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के ब्राइट एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं। अब कहता है कि कितने नंबर के बाद द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द 480 नैनोमीटर लाइट, मतलब 480 नैनोमीटर का अगला कौन सा फ्रिंज होगा जो अगेन 600 नैनोमीटर वाली लाइट के ब्राइट से कोइंसाइड करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप समझ सके होंगे। तो आप ऐसा मान लेते कि हमारी इस वाली लाइट की फ्रिंज विड्थ 3 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, है ना। 480 नैनोमीटर वाली लाइट का मान लेते फ्रिंज विड्थ कितना है? 3 है। 600 का कितना मान लेते? 5 है, लेटेस्ट से मान लेते हैं। तो इनका सेंट्रल ब्राइट तो एक ही पॉइंट पे है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो कौन सा ब्राइट
वो कौन सा ब्राइट होगा, इसका, जहां पर इसका भी ब्राइट आकर के मैच हो जाए। तो ऑब्वियसली आप डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने बैठोगे, अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने बैठोगे तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में इसका फिफ्थ ब्राइट एंड सेम 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में इसका थर्ड ब्राइट कोइंसाइड करेंगे नहीं करेंगे, आप खुद सोचो ना, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना। मैंने ये कहा कि फर्स्ट वेवलेंथ के लिए मान लो फ्रिंज विड्थ 3 सेंटीमीटर है, सेकेंड वेवलेंथ के लिए मान लेते फ्रिंज विड्थ 5 सेंटीमीटर है। दोनों के सेंट्रल ब्राइट तो एक ही पॉइंट पे ही है, दोनों के सेंट्रल ब्राइट एक ही पॉइंट पे ही है, इसको लेकर के कोई मन में दो राय नहीं होनी चाहिए अपने को, है ना। लेकिन अगर मैं 15 सेंटीमीटर की बात करूं तो 15 सेंटीमीटर में इसका ब्राइट आएगा कि हर 3-3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमको 480 नैनोमीटर का क्या मिलता जाएगा, एक एक ब्राइट मिलता जाएगा। तो इसका सेंट्रल ब्राइट हमको मिल गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर हमको यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, करेक्ट और नॉट। सिमिलरली इसकी बात करें तो 5 सेंटीमीटर में मिलेगा हमको 600 का फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, देन थर्ड ब्राइट। तो 3 सेंटीमीटर वाले फ्रिंज विड्थ का फिफ्थ ब्राइट एंड 5 सेंटीमीटर वाले का थर्ड ब्राइट आपस में कोइंसाइड कर रहे नहीं कर रहे। इसीलिए आपको यहाँ पर मैं समझाना चाहता था कि आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों की फ्रिंज विड्थ निकालनी चाहिए और दोनों का एलसीएम ले लेना चाहिए। उससे आपको डेफिनेटली इस सवाल का आंसर मिल जाएगा और वही मैं करने वाला हूँ। सुनना ध्यान से आप। तो नाउ पहली वेवलेंथ हमारी है 480 नैनोमीटर, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, तो उसको मैं W1 मान लेता हूँ। इट विल बी इक्वल टू λ1 इंटू d/d, जिसको मैं लिख सकता हूँ 480 नैनोमीटर, ठीक है रहने देते, d/d। सिमिलरली W2 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 600 इंटू d/d। अब क्योंकि कैपिटल D बाई स्मॉल d दोनों में कॉमन है, तो वो ऑलरेडी कॉमन है, तो उनको लेने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं काम करता हूँ 480 एंड 600 का एलसीएम निकाल लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो वैल्यू आएगी वो 480 का कौन सा मल्टीपल होगा और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेफिनेटली दोनों किससे रिड्यूस हो रहे हैं, तो हम इसको 12 से रिड्यूस कर सकते हैं। तो 12 4 जा 48, तो ये 40 हो जाएगा, एंड 12 5 जा 60, तो ये 50 हो जाएगा। अगर हम देखें तो मैं 10 से रिड्यूस कर सकता हूँ, तो 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। तो अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा, क्योंकि अब इनके कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, मैं जितना फैक्टराइज कर सकता था मैंने कर लिया। तो फाइनली एलसीएम विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 5। देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो एलसीएम इज इक्वल टू, तो 12 इंटू 10 इज 120 इंटू 4 इंटू 5 इज 20, so it is coming to be 2400, है ना। ये मेरी एलसीएम की वैल्यू आ गई। अब मैं ये देख लेता हूं कि ये जो वैल्यू आ रही है 480 के कौन से मल्टीपल में आएगी। जिस मल्टीपल में आएगी वही मल्टीपल वाला फ्रिंज का जो ब्राइट होगा इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए, और इसीलिए जो हमको पूछा गया है कितना मल्टीपल है ना, हमको क्या पूछा है यहाँ पर देखिए, द लिस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 480 बोला था। सो द लिस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज को मैं n मान लूँ, देन डेफिनेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी 2400 डिवाइडेड बाय 480। एक जीरो कैंसिल, एंड ऑब्वियस बात है 48 5 जा की वैल्यू 240 होगी, तो डेफिनेटली कंक्लूड कर सकता हूँ कि n की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, और इसीलिए 5 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन 4 के साथ जाऊंगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैं समझता हूँ इस सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.44. It has slit separation of 1.5 mm. The slits are illuminated by a parallel beam of light whose wavelength in air is 690 nanometer. The fringe width on a screen placed behind the plane of slits at a distance of 0.72 meter will be. All right, इस सवाल बहुत आसान है और आप बिल्कुल कर सकते हैं। जितनी बातें अब तक मैंने आपको सिखाई हैं, अगर उन बातों को आप समझे हैं तो आप इस सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, फ्रिंज विड्थ को निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू d/d, बट ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपका एपैरेटस कहाँ पर प्रेजेंट हो, एयर में हो। लेकिन आप एपैरेटस को अगर किसी मीडियम में प्लेस करते हैं तो जो भी मीडियम में वेवलेंथ होगी
उस वेवलेंथ को यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी मीडियम में फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हैं तब उस केस में हमको उस मीडियम में जो भी वेवलेंथ होगी वो वहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। सो ये लैम्डा एम हो जाएगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी अपनी जगह पर बना रहेगा। क्योंकि हमारा एपरेटस एक ऐसे लिक्विड में है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, तो डेंसर मीडियम के कारण स्पीड ऑफ लाइट में कमी आएगी, और स्पीड ऑफ लाइट में कमी आने के कारण वेवलेंथ भी कम होगी, और इसीलिए यहाँ पर हमको मीडियम में जो भी हमारी वेवलेंथ होगी उसको शामिल करना पड़ेगा। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि किसी मीडियम की वेवलेंथ या किसी मीडियम में किसी वेव की वेवलेंथ होती है वेवलेंथ ऑफ द वेव इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बात ऑलरेडी मैंने सिखाई है आपको, इसी पर्टिकुलर क्लास में हमने इस फॉर्मूले का भी डिस्कशन किया है कि किसी भी मीडियम में वेव की जो वेवलेंथ होती है वो वैक्यूम या एयर आप जैसा मान लें, दोनों में मोरलेस वेवलेंथ सेम ही होता है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी अपनी जगह पर बना रहेगा, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है 690 नैनोमीटर, 690 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। कैपिटल डी की वैल्यू जो कि हमारा डिस्टेंस होता है स्लिट्स एंड प्लेन के बीच में और स्क्रीन के बीच में, दैट इज गिवन टू बी 0.72 मीटर डिवाइडेड बाय म्यू इज 1.44 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू हमें गिवन है हाउ मच 1.5 मिलीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 मिली की वैल्यू जानते हैं 10⁻³ होती है। तो सॉल्व कर देना है। देखिए कर देता हूँ मैं आराम से। तो ये एकदम विजिबल है कि 0.72 इंटू 2 विल बिकम 1.44, तो ये 2 जा में चला गया। 1.5 इंटू 2 विल बिकम 3, और अगर मैं 690 को 3 से रिड्यूस करूं तो ये 230 आ रहा है, एकदम विजिबल है, आसान है कैलकुलेशन। तो 230 इंटू ऊपर 10⁻⁻9, नीचे 10⁻⁻3, जो आके ऊपर +3 होगा, तो -9 + 3 विल बिकम -6, तो 10⁻⁻6 मीटर आ रहा है। ऑप्शंस चेक करें तो यहाँ पर मुझे मिलीमीटर में आंसर गिवन है, तो ऑब्वियस बात है मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट को डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 0.23 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, दैट इज मिलीमीटर। तो मैं आंसर इसका चूज करूंगा 0.23 मिलीमीटर, ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 3 polarizers are kept as shown in the figure. The transmission axes of P1 and P2 are orthogonal to each other. The polarizer P3 covers both the slits with its transmission axis at 45 degree to those of P1 and P2. An unpolarized light, very important, an unpolarized light of wavelength lambda and intensity I naught is incident on P1 and P2. The intensity at a point after P3 where the path difference between the light waves from S1 and S2 is lambda by 3 is. आप समझ सकते हैं कि सवाल काफ़ी घुमा करके और काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन है, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बस जानकारी होना चाहिए, आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए, और थोड़ी सी समझ के साथ आप इस सवाल को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बट मैं पहले आपको सवाल समझा दूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है उसमें स्लिट S1 एंड S2 के सामने 2 पोलराइजर को रख दिया गया, और उसके बाद S1 S2 के बाद भी S1 एंड S2 के पहले तो पोलराइजर थे ही थे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 3 polarizers are kept as shown in the figure. The transmission axes of P1 and P2 are orthogonal to each other. The polarizer P3 covers both the slits with its transmission axis at 45 degree to those of P1 and P2. An unpolarized light of wavelength lambda and intensity I naught is incident on P1 and P2. The intensity at a point
after P3 where the path difference between the light waves from S1 and S2 is lambda by 3 is all right. अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो पोलराइजेशन के बारे में और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लें तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. हल्का लेंदी है बट आप बिल्कुल समझ सकते हैं. इस सवाल को सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये दिख रहा है. मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सवाल समझ में आ जाए. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है उसके स्लिट्स S1 एंड S2 के सामने दो पोलराइजर को रख दिया गया. अब पोलराइजर क्या होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे. और कह रहा है कि एक और पोलराइजर है जिसको स्लिट्स के सामने भी रख दिया गया, मतलब पहले भी दो हैं और बाद में भी एक रख दिया गया. एक्चुअली जो हमारी सनलाइट होती है उस सनलाइट में जो हमारी वेव आती है, जो हमारी रे आती है, उस केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर में, वो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. जैसे मान लेते ये हमारी एक्स एक्सिस है. ये जो पेन आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है एंड एक्स एक्सिस की तरफ हमारी मान लो लाइट की वेव प्रोपेगेट कर रही है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस पेंसिल के अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर केस में ऑसिलेट कर रही है. बट ये भी तो डायरेक्शन हो सकता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का, आप खुद सोच के बताइए. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो एक प्लेन फॉर्म होगा मेरे हाथों के अलोंग, यहाँ पर आप जो प्लेन देख पा रहे हैं इस प्लेन के अलोंग किसी भी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है. इलेक्ट्रिक फील्ड को वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो इस वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर में तो हजारों लाइनें बनेंगी ना, मतलब इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी. ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, मेरी तरफ भी परपेंडिकुलर है, इस तरह से भी परपेंडिकुलर है, इस तरह से भी परपेंडिकुलर है. मतलब मैं इस वेव प्रोपगेशन के अलोंग जब हम वेव को जाता हुआ देखेंगे तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में ऐसी इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही हो सकती है. और इसीलिए हर तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हो, यूनिफॉर्मली हो, तब नेट फील्ड की वैल्यू हो जाती है 0. और इस तरह की वेव को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड वेव और अनपोलराइज्ड लाइट, अगर लाइट की हम बात कर रहे हैं तो. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. पोलराइजर बेसिकली एक डिवाइस है जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कन्वर्ट करता है. इस केस में होता क्या है कि हर पोलराइजर का एक ट्रांसमिशन एक्सिस होता है, एक एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन होता है. और जो हमारी पोलराइजर का एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन होता है उस एक्सिस के अलोंग जो भी फील्ड वाली वेव्स होंगी या जितनी भी कंपोनेंट फॉर्म होगी अलग अलग वेव्स का उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, वो सारी वेव्स ट्रांसमिट हो जाएंगी, बाकी रुक जाती हैं. देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं और डिटेलिंग में जाना चाहूँगा. मान लेते कि ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक, और ये हमारी जेड एक्सिस. आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. इसको मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस, इसे मैं ले लेता हूँ जेड एक्सिस, है ना. ये मेरी वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी कौन है, जेड एक्सिस है. अब अगर मान लेते मेरी जो पोलराइजर है जिसकी मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रांसमिशन की एक्सिस होती है, एक एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन होती है, मान लेते हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग है. तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जितनी भी फील्ड्स वाई एक्सिस के अलोंग होंगी उतनी इंटेंसिटी के साथ वेव पास कर जाएंगी और इसके परपेंडिकुलर में जितनी भी हमारी फील्ड होंगी या उसकी कंपोनेंट्स होंगी वो सारी रुक जाएंगी. और अगर हल्का डिटेल में समझाना चाहूँ तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी वेव ऑसिलेट हो रही है. कौन सी वेव, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है हमारी वेव की वो मान लो इस पेंसिल के डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है. इस फील्ड की मैं दो कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, हाँ कि नहीं. एक कंपोनेंट निकाल सकता हूँ मैं वाई एक्सिस के अलोंग, एक और कंपोनेंट में निकाल सकता हूँ जेड एक्सिस के अलोंग. ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस तरफ ऑसिलेशन चल रहा है वेव का. इसकी एक कंपोनेंट जेड की तरफ आ सकती है, एक कंपोनेंट वाई की तरफ आ सकती है. और क्योंकि मेरे पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस मैंने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है तो हर फील्ड की जितनी कंपोनेंट्स हमारी ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग आएंगी वो सारी वे पास करेंगी, उतनी सारी एनर्जी पास कर जाएंगी, वो सारी एनर्जी चली जाएंगी और बाकी जो परपेंडिकुलर में होंगी वो सारी की सारी रुक जाएंगी. अगर हम देखें क्योंकि हमारी लाइट के केस में पहले हर तरफ यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन था और क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारी कंपोनेंट को फाइंड कर रहा हूँ तो हम कहते हैं कि पोलराइजर के प्रेजेंस में
आधी पास हो जाएंगी और आधी रुक जाएंगी, और होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे मान लिया जाए मैंने चश्मा पहना है और मान लो मेरे चश्मे का ये लेंस मान लेते हैं हमारा पोलराइजर है, मैंने वेव पास किया, तो ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग आधी फील्ड है पास कर जाएंगी, ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर में आधी फील्ड आएगी, वो हमारी रुक जाएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप किसी पोलराइजर के थ्रू अनपोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो आधी इंटेंसिटी रुक जाती है और सिर्फ आधी ही पास कर पाती है। और यहाँ पर क्या बोला था देखिए, एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1 एंड P2। तो जो हमारी इंटेंसिटी यहाँ पर वेव की थी वो तो आई नॉट थी, लेकिन जब पास हुई P1 एंड P2 से तो हमारी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आधी, दैट इज E नॉट बाई टू, सॉरी I नॉट बाई टू, और यहाँ पर भी हो जाएगी हमारी I नॉट बाई टू। मतलब स्लिट S1 एंड S2 तक जो हमारी लाइट पहुंचेगी उन लाइट्स की जो इंटेंसिटी होगी वो I नॉट बाई टू होगी, जो सबसे पहले आपको समझना चाहिए। और S1 एंड S2 से पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी डेफिनेटली I नॉट बाई टू ही है। अब जैसी स्लिट्स S1 एंड S2 से लाइट पास की, उनके रास्ते में एक और पोलराइजर आ गया, जिसके लिए हमें कह रहा है कि जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसने 45 डिग्री का एंगल फॉर्म किया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस 45 डिग्री का क्या मतलब है। एंड इसके अलावा P1 एंड P2 की भी जो ट्रांसमिशन एक्सिस थी वो ऑर्थोगोनल थी, मतलब परपेंडिकुलर थी। इसको भी लेकर के आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और मैं आपको सिखाता हूँ, सुनिएगा, देखिएगा। अब मान लेते हैं कि ये P1 का ट्रांसमिशन एक्सिस है और इसके ऑर्थोगोनल में परपेंडिकुलर में हमारा किसका है, हमारे P2 का ट्रांसमिशन एक्सिस है ना। P1 का ट्रांसमिशन एक्सिस हमारा ये रहा, P2 का ट्रांसमिशन एक्सिस हमारा ये रहा। अब इससे I नॉट इंटेंसिटी की जब लाइट पास करवाई तो I नॉट बाई टू निकली, इस वाले से भी जब मैंने I नॉट इंटेंसिटी की लाइट पास करवाई तो I नॉट बाई टू निकली। ये बात यहाँ तक हम समझ गए। अब ये जो पर्टिकुलर हमारी P3 है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस कह रहा है कि इन दोनों के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। मतलब आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, है ना। क्या कह रहा है, द पोलराइजर P3 कवर्स बोथ द स्लिट्स विथ इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 45 डिग्री टू दोज ऑफ P1 एंड P2। तो ऑब्वियस बात है कि जब मेरा P1 का एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन ये है, P2 का इसके ऑर्थोगोनल में है, और इन दोनों के साथ 45 डिग्री का अगर एंगल फॉर्म कर रहा है P3 का ट्रांसमिशन एक्सिस, इसका मतलब इस तरह का कुछ सिचुएशन रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो इसलिए P1 के साथ भी इसका एंगल जो फॉर्म करेगा ट्रांसमिशन एक्सिस 45 डिग्री होगा, एंड P2 ने P3 के साथ जो एंगल फॉर्म किया होगा ट्रांसमिशन एक्सिस के लिए वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपको एक लॉ समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस एक लॉ है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये लॉ कहता है कि अगर आप किसी पोलराइजर की तरफ एक पोलराइज्ड लाइट का इंसिडेंस करवाते हैं, कौन सी लाइट का, पोलराइज्ड लाइट का जब इंसिडेंस करवाते हैं, तो जब वो लाइट पोलराइजर को क्रॉस करती है तो क्रॉस होने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी हमें मिलेगी उसे फाइंड करने का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पर थीटा हमारी जो लाइट हमने, जो पोलराइज्ड लाइट हमने इंसिडेंस करवाई थी उसका जिस एक्सिस के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग हमने पोलराइजेशन करवाया था, उस लाइन और हमारी पोलराइजर के जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उनके बीच का एंगल होता है। देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ, तो एक्चुअली आपने जब अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास करवाया था तो पोलराइज्ड हो गई, तो उस पोलराइज्ड रे का भी तो एक एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है कि नहीं है। तो उस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ, उस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ हमारा जो अगला पोलराइजर है जिसके साथ हम इंसिडेंस करवाने वाले हैं, उसके ट्रांसमिशन एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगा वो हमारा थीटा होता है ना, जो आपको समझना चाहिए। अब हमारे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर मैं बात करूं तो P1 एंड P3 के लिए भी एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। एंड अगर हम देखें तो P2 एंड P3 के साथ भी एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री। दोनों के साथ जो भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो डेफिनेटली 45 डिग्री है, क्योंकि P1 एंड P2 के एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर थे। P3 का एक्सिस दोनों के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो P1 एंड P3 के लिए भी 45 डिग्री का एंगल होगा, P2 एंड P3 के लिए भी एंगल 45 डिग्री होगा। तो फाइनली
जो इंटेंसिटीज हमें फाइनली मिलने वाली हैं इनको मैं I1 एंड I2 से शो कर दूं, तो P3 से जो हमें लाइट मिलेगी P1 से आने वाली, उसको मैं अगर I1 से शो करूं, इट विल बी इक्वल टू, तो P3 की तरफ हमने कितनी लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट करवाई थी, इट इज I0/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, I0 तो मेरी अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी थी, लेकिन जो P3 के पास जाएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I0/2, जो मेरी पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है। नाउ इनटू क्या करना पड़ेगा मुझको, cos स्क्वायर थीटा की जगह में मैं 45 डिग्री पुट कर देता हूँ। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू I0/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/2 होती है, जिसके स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/2। तो फाइनली इट इज कमिंग टू बी I0/4, और यही वैल्यू हमारी I2 की भी हो जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मतलब फाइनली यहाँ से जो फाइनली वेव निकलेगी और यहाँ से जो वेव निकलेगी, उन दोनों की इंटेंसिटी फाइनली होने वाली है I0/4, फाइनली होने वाली है I0/4, जो आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। अब इन दोनों का इंटरफेरेंस कराना एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू λ/3 है, तो अब सॉल्व करना आसान है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में एक रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है कि लेमडा वैल्यू का पाथ डिफरेंस फेज को क्रिएट करता है, वो फेज डिफरेंस होता है 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, है ना। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो एक वेव है, ये एक वेवलेंथ हुई है ना, तो इस वेवलेंथ में इन दो पॉइंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, उस फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और आप पाथ डिफरेंस को इसी रिलेशन के थ्रू फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन है। लेमडा पाथ डिफरेंस में फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो यूनिट लेंथ में हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा, डेल्टा एक्स के पाथ डिफरेंस में हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जो कि मेरा अल्टीमेटली फेज डिफरेंस है। नाउ तो हमें फेज डिफरेंस कितना गिवन है, हमें अल्टीमेटली पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, हमें पाथ डिफरेंस गिवन है λ/3। यहाँ पर मैं डेल्टा एक्स की जगह में λ/3 पुट कर देता हूँ, लेमडा आपस में कैंसिल, 2 पाई 3 को मैं लिख सकता हूँ 120 डिग्री। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारा फेज डिफरेंस है इट इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। 120 डिग्री का हमारा फेज डिफरेंस है। अब हमको इंटेंसिटी बतानी है कि जहाँ पर फेज डिफरेंस 120 डिग्री होएगा वहाँ पर फाइनल इंटेंसिटी कितनी बनेगी। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है मैं आपको सिखा दूं कि जो नेट इंटेंसिटी बनेगी वो बनेगी I इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको याद रखना है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। और इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस फाई 1 होता है, और उस केस में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है रूट I1 प्लस रूट I2 के स्क्वायर में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस फाई की वैल्यू -1 होती है, तब इसी फॉर्मूले का कन्वर्जन हो जाता है रूट I1 माइनस रूट I2 के स्क्वायर में, जिसको हमने आज यूज भी किया था। तो फाइनली I1 की जगह में I0/4, I2 की जगह में भी I0/4 प्लस 2 रूट I1 की जगह में रूट I0/4, अगेन रूट I0/4, बट जब मैं फाई की जगह में 120 डालूंगा, कॉस 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2, तो मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए। तो ये 2 और ये 2 तो आपस में कैंसिल हो गए, रूट I0/4 इंटू रूट I0/4 विल बिकम I0/4 विद अ माइनस साइन। अगर देखें तो इस टर्म के साथ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो आंसर बचने वाला है वो बचने वाला है I0/4। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं I0/4 के साथ जाऊंगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है। क्वेश्चन है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड विद a light of wavelength 600 nanometer forms an interference fringe pattern on a screen with 10th bright fringe having its center at a distance of
10 millimeter from the central maximum. All right. Distance of the center of the 10th bright fringe from the central maximum when the source of light is replaced by another source of wavelength 660 नैनोमीटर would be डैश मिलीमीटर. ऑल राइट, देखिए आसान है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन. मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट या फिर दो कंजिक्यूटिव डार्क के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ. एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमको फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन होता है, इसकी खासियत है कि इसकी हर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू सेम होती है. मतलब B0 से लेके B1 का विड्थ, B1 से लेकर के B2 का विड्थ, B2 से B3, B3 से B4, इसके जो हर फ्रिंज विड्थ होते हैं वो इक्वल वैल्यूज के होते हैं. अब सेंट्रल से हमारी 10th ब्राइट की बात की जा रही है, तो सेंट्रल से फर्स्ट ब्राइट का फ्रिंज विड्थ W, फर्स्ट ब्राइट से सेकंड का W, फिर W करते करते अगर मैं 10th ब्राइट तक जाऊं, अगर मैं 10th ब्राइट तक जाऊं, तो जो अल्टीमेटली मेरा डिस्टेंस बन जाएगा सेंट्रल फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल फ्रिंज से, वो कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? हमें गिवन है 10 मिलीमीटर. यहाँ पर जो W सिंबल यूज किया है, ये वो फ्रिंज विड्थ है जो हमारी 600 नैनोमीटर ने फॉर्म किया होगा, है ना. आपको अगर ड्राइंग के थ्रू समझने की इच्छा हो, जैसे ये मान लो हमारे स्क्रीन है, तो ये हमारा सेंट्रल ब्राइट B0 है, इससे फर्स्ट ब्राइट की दूरी हो जाएगी W, सेकेंड की फिर हो जाएगी और W, फिर W ऐड करते करते B0 से लेकर के B10 तक जो डिस्टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा 10W, जो कि हमें गिवन कितना है? 10 मिलीमीटर. नाउ इम्प्लाइज दैट 10 इंटू, अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लेमडा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी. तो लेमडा की जगह में मैं पुट कर देता हूँ 600, नैनोमीटर को रहने देते, अभी चेंज नहीं करते, इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी को मैं लिख सकता हूँ 10 मिलीमीटर, और इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ. रहने देते, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब कहता है कि अगर हम 600 नैनोमीटर वाली लाइट को हटा करके एक 660 नैनोमीटर वाली लाइट को इंसिडेंस करवा दें, तो सेंट्रल ब्राइट एंड 10th ब्राइट के बीच में क्या डिस्टेंस बनना चाहिए? तो नाउ अगेन हमको जो नया फ्रिंज विड्थ होगा उसका 10 टाइम्स ही लेना पड़ेगा, बट नया फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा? इट विल बी 660 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है और यही वैल्यू हमें निकालनी है, जो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 660 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी की हमें रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 0 कैंसिल होकर के फाइनली कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू हमें मिल रही है 1/600. तो फाइनली जो वैल्यू हमें नहीं मालूम थी वो हमें मिल चुकी है, इट इक्वल्स टू 1/600. तो अगर आप देखेंगे 1 0 कैंसिल, यहाँ से फिर 1 0 कैंसिल, 66/6 को मैं लिख सकता हूँ 11, और यूनिट मेरी मिलीमीटर थी, तो मिलीमीटर मेरी इंटेक्ट रहेगी. सो आंसर विल बी 11 मिलीमीटर, और आप देख सकते हैं 11 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है. तो आपको सिंपली दो अलग अलग सिचुएशंस के लिए दो इक्वेशंस फॉर्म करनी थी, अननोन को ऑब्टेन करना था और सॉल्व करके आंसर बताना था. आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पेपर में जनवरी अटेम्प्ट में, है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर से टोटल 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने 8 का डिस्कशन कर लिया है. एक आखिरी सवाल बाकी है जिसका डिस्कशन करके हम फाइनली आज की इस क्लास को कंप्लीट करते हैं. आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है. क्वेश्चन है, अ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 is held on a circular ring of radius 1.8 centimeter. The fluid in the film evaporates such that transmission through the film at wavelength 560 nanometer goes to a minimum every 12 seconds. Assuming that the film is flat on its two sides, the rate of evaporation is dash pi into 10 to the power minus 13 meter cube per second. देखिए, हो सकता है ये सवाल आपको समझने में दिक्कत जाए और डेफिनेटली आपको डिफिकल्ट लगे, बट इस सवाल का सॉल्यूशन उतना डिफिकल्ट नहीं है. डेफिनेटली इसमें हमें काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बट बिल्कुल इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, और मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ. आप ध्यान से सुनिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा. जैसे मान लेते हैं हमें कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है ना. We are having a circular ring
और कह रहा है इसकी रेडियस 1.8 सेंटीमीटर है। इसमें एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म प्रेजेंट है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.4। तो इसके ऊपर एक पतली सी फिल्म बिछाई गई है और वो पतली सी फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। अब कहता है कि इस पर्टिकुलर फ्लूइड की भी ये फिल्म बनी हुई है ना, जिस भी फ्लूइड का ये फिल्म है वो इवापोरेट कर रही है सच दैट कि जो ट्रांसमिटेड वेव है वो हर 12 सेकेंड के बाद मिनिमम हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी मिनिमाइज हो रही है ना। हर 12-12 सेकेंड के इंटरवल में जो ट्रांसमिटेड वेव होगी, जो ट्रांसमिट करेगी, वो क्या हो रही है, उसमें एक मिनिमम आ रहा है, मतलब वो मिनिमम इंटेंसिटी मेंटेन कर रही है, मतलब मिनिमा का फॉर्मेशन होता है, इसका ये मतलब। तो कहता है कि उस पर्टिकुलर केस में द रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होना चाहिए, है ना। और हमारी वेवलेंथ कितनी गिवन है, हमें गिवन है 560 नैनोमीटर, है ना। तो एक काम करते हैं, उस पतली सी फिल्म की बात हम करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वो हमारी पतली सी फिल्म है जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। अब हो ये रहा है कि, और इस तरह का सवाल हमने सॉल्व किया भी है, बट आपको थोड़ा और डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं लाइट की एक वेव यहाँ पर इंसिडेंट हुई। जैसा कि मैंने कहा, ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी फेज डिफरेंस आता है क्या? कभी नहीं आता। तो जो वेव अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो गई तो बिना किसी फेज डिफरेंस से ट्रांसमिट हो गई। अब ये वाली जो वेव अभी आ रही है ये वापस से रिफ्लेक्ट करेगी, और जब ये वापस से निकलेगी नीचे की तरफ, जब पास करेगी, ट्रांसमिट करेगी, अगेन क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे है, किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आएगा, इस सेम वे में हमारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, जब एयर से फिल्म मीडियम में हमारी रे एंटर की, सेकेंड जब हमारी रे फिल्म से अगेन एयर मीडियम में लौट गई। तो दोनों बार जो ट्रांसमिशन हुआ है वेव का, उसमें किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आया था। रिफ्रैक्शन की वजह से किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आया था। अब एक पार्ट, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई होगी, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें ट्रांसमिशन को लेकर के जानकारी देनी है, बट एक पार्ट यहाँ पर भी तो रिफ्लेक्ट हुई होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाए तो रिफ्लेक्टेड वेव में फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आया था। अब इस पॉइंट पे जब लाइट की रे वापस से इंसिडेंट होगी तो अगेन एक पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा, जो कि होना भी चाहिए, और मान लिया जाए एक पार्ट हमारा यहाँ पर ट्रांसमिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रांसमिट जिसको होना है वो तो हो जाए, लेकिन मतलब ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर भी एक पार्ट रिफ्लेक्ट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही थी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इसमें किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आएगा, है ना। और जब ये डबल रिफ्लेक्टेड रे वापस से यहाँ पर इंसिडेंस होकर के ट्रांसमिट होगी, तो क्योंकि ट्रांसमिट हो रही है और ट्रांसमिशन में क्योंकि कोई भी फेज चेंज नहीं आता, तो इस पॉइंट में भी ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं आएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो रे आई थी इस पॉइंट में रिफ्रैक्शन के कारण कोई फेज चेंज नहीं आया, इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन के कारण कोई फेज चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्शन से भी कोई फेज चेंज नहीं आया, और यहाँ पर भी जब रिफ्लेक्ट हुई तो भी रिफ्लेक्शन से कोई फेज चेंज नहीं आया, और ट्रांसमिशन का तो बिना फेज चेंज के साथ होना ही था, है ना। अब अगर हम देखें तो ये जो वेव है और ये जो वेव है, इनके बीच में फिर अगर हम देखें तो पाथ डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं अपनी फिल्म की विड्थ को x मान लूँ, अगर मैं x मान लूँ, है ना, अगर मैं x मान लूँ, तो डेफिनेटली x लेंथ लौटी और x लेंथ फिर गई। यहाँ पर मैंने ऑब्लिकली दिखाया है, हल्का तिरछा करके दिखाया है, बट यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम नॉर्मली के लिए बात करेंगे। तो x लेंथ ऊपर जाना और x लेंथ नीचे आना, ये वेव और ये वेव के बीच में जो लेंथ का फर्क है, जो डिस्टेंस का फर्क है, जो ट्रेवल किया इन दोनों ने, वो डेफिनेटली कितना होगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। और इसलिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है कितना हो गया हमारा, पाथ डिफरेंस हो गया मेरा 2x। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। नाउ नाउ अब कह रहा है कि हर 12-12 सेकेंड के इंटरवल में हमको यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम ऑब्जर्व हो रही है, मिनिमम इंटेंसिटी हर 12-12 सेकेंड में ऑब्जर्व हो रही है। अब सवाल ये है कि जब मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तब पाथ डिफरेंस क्या रहा होगा? तब उस केस में जो पाथ डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू होती है λ/2, फिर होती है 3λ/2, फिर होती है 5λ/2। मतलब अगर ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 का पाथ डिफरेंस हो
तभी जा करके हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये बिल्कुल होना चाहिए। तो जब इवापोरेशन हो रहा था, जब हमारी फिल्म की विड्थ में कमी आ रही थी, तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, पाथ डिफरेंस भी कम कम होता जा रहा होगा। तो मान लेते फिलहाल हमारा एक मिनिमम मिला, हमको मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व हुई फिलहाल t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पर मिनिमम ऑब्जर्व हुआ। और मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर केस में जो पाथ डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, वो हमारा 5 लैम्डा बाई 2 था, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन से हमारी जो फिल्म उसकी थिकनेस में डिक्रीमेंट आई, थिकनेस कम हुई, और कम होते 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 फाइनली क्योंकि पतली हो चुकी है, क्योंकि x की वैल्यू में कमी आ चुकी है, तो मान लेते हैं कि पाथ डिफरेंस जो पहले 5 लैम्डा बाई 2 था, वो कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 2। और इसीलिए हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि वापस से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वापस से हमें मिनिमम ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, इन दोनों पाथ डिफरेंस का डिफरेंस कितना है, कितना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, तब जाकर के वापस से हमको डार्क नजर आ रही है, वापस से हमको इंटेंसिटी मिनिमम ऑब्जर्व हो रही है, तो आपको इन दोनों का माइनस करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर हर 12-12 सेकंड के इंटरवल में आपको मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है, तो हर 12-12 सेकंड के इंटरवल में जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो लैम्डा के बराबर ही होना चाहिए। 3 लैम्डा बाई 2 एंड 5 लैम्डा बाई 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा है। फिर क्या होगा, फिर अगले 12 सेकेंड में फिर और वो पतली होती जाएगी इवापोरेशन के कारण, और जो 3 लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस था वो अब कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। मतलब कितनी विड्थ इवापोरेट हुई होगी अगर मैं आपसे कहूँ, या कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा अगर मैं आपसे पूछूं, बेसिकली ये पूछना चाहिए। तो जो पाथ डिफरेंस अब क्रिएट हुआ होगा पहले की तुलना में लैम्डा कम हुआ होगा, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो 2x की वैल्यू होगी इट हैज टू बी इक्वल टू लैम्डा। अगर ये सवाल मिनिमम की जगह में मैक्सिमम के लिए भी कहा जाता तो भी आंसर सेम टू सेम आएगा, क्योंकि हर मैक्सिमम के लिए अगेन जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा लैम्डा बदलना चाहिए। तो इसीलिए मिनिमम का केस हो या मैक्सिमम का केस हो, दोनों केसेस में आंसर की वैल्यू सेम आनी चाहिए और आएगी भी। जो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो फाइनली यहाँ तक तो हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको रेट ऑफ इवापोरेशन बताना है कि किस रेट में इवापोरेशन हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू डेफिनेटली हम फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो x विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू, बट लैम्डा मुझको कहाँ पर लेना पड़ेगा, मुझको लैम्डा उस फिल्म के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस मैंने फिल्म के अंदर लिया है, तो वेवलेंथ भी तो मैं फिल्म के अंदर ही लूंगा। और किसी मीडियम में वेवलेंथ क्या होता है, किसी मीडियम में वेवलेंथ होती है वैक्यूम में रहने वाली वेवलेंथ या एयर में रहने वाली वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.4। तो ये मेरी लैम्डा की वैल्यू होगी इन द मीडियम, पाई 2 मेरा रहना चाहिए, तो है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं 14 4 जा 56 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4 और 0 40, डेसिमल को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँ तो 400 हो जाएगा। 400 बाय अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूँ तो डेफिनेटली 400 बाई 2 हो जाएगा 200, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली जो मेरी यूनिट थी वो नैनोमीटर में थी, तो ये नैनोमीटर में आ जाएगी। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरी जो फिल्म है उसका एक्स विड्थ हर 12 सेकेंड में इवापोरेट हो रहा है, हर 12-12 सेकेंड में एक्स विड्थ हमारी फिल्म का इवापोरेट हो रहा है। तो अगर हर 12 सेकेंड में एक्स विड्थ अगर इसका इवापोरेट हो रहा है ना, अगर एक्स विड्थ का इवापोरेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम हमारी फिल्म की इवापोरेट हो रही है। यहाँ पर एक्चुअली इस x और इस x में आप कन्फ्यूज ना होइए, है ना, आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो आप x देख पा रहे थे, ये तो डेफिनेटली मैंने फिल्म की चौड़ाई ली थी, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x लेंथ यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ऑब्टेन की है फाइनली, दैट इज 200 नैनोमीटर, इतना डेफिनेटली इवापोरेशन हो रहा होगा, तब जाकर के मेरी पाथ डिफरेंस की वैल्यू में लैम्डा लैम्डा कमी आती चली गई होगी, जो आपको समझना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। मतलब यहाँ पर आप एक काम करो, इस चौड़ाई को x ना मान करके इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं इसको t ले लेता हूँ थिकनेस, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट ना रहे। t हमारी टोटल थिकनेस है,
किसकी? फिल्म की। जो पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन हर 12-12 सेकेंड में लैम्डा पाथ डिफरेंस चेंज करने के लिए हमारी जो फिल्म की विड्थ में कमी आनी चाहिए वो आनी चाहिए x, जाने का x और आने का x मिला करके हो जाएगा टोटल कितना? 2x, एंड 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी लैम्डा, एंड फाइनल x हमको पता चल गया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देना एकदम आसान है, बहुत आसान है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कितना वॉल्यूम इवापोरेट हुआ, तो वॉल्यूम हमारी फिल्म का क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स। ये हमारा वॉल्यूम इवापोरेट हो रहा है, तो दिस इज द वॉल्यूम। नाउ पाई अपनी जगह पर रहने दो। आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? हमको रेडियस की वैल्यू गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, और हमें एस आई सिस्टम में आंसर देना है ना? हमें एस आई सिस्टम में आंसर देना है, और हर 12 सेकेंड में हमारा ये इवापोरेशन हो रहा है। तो इवापोरेशन हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर भी मुझे टाइम डिवाइड करना चाहिए। तो पाई इंटू रेडियस 1.8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आर का स्क्वायर है तो रहने दिया जाए। एक्स की वैल्यू हमें मिली 200 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -9, एंड ये इवापोरेशन हर 12-12 सेकेंड में हुआ। तो नाउ पाई इंटू 1.8 के स्क्वायर की वैल्यू, एक काम करते हैं मैं उसको 18 का स्क्वायर कर देता हूँ। 18 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 324 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -2 विल बिकम 10 टू द पावर -3, जिसके स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -6 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 12। अब इसे मैं 12 से रिड्यूस करता हूँ, सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 है ना, 12 2 जा 24 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 84, और हम जानते हैं 12 7 जा 84 होता है। तो फाइनली 27 इंटू 2 विल बिकम 54 इंटू 10 टू द पावर, देखते हैं क्या आ रहा है, 10 टू द पावर -9 -6 बिकम्स -15, -15 प्लस 2 विल बिकम -13, और यहाँ पर पाई जो देख रहे हैं बचा हुआ है। अब अगर आप देखेंगे, आपको पूछा था दैट डैश इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर क्यूब पर सेकेंड का इवापोरेशन है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाई मिल गया, 10 टू द पावर -13 मिल गया, खाली नंबर क्या है यहाँ पर हमारा 54, और इसीलिए यहाँ पर 54 आना चाहिए। एंड फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 54 होगा। 54 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। और इसी के साथ मैंने हर वो छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए जो आपको आने चाहिए। इन 9 सवालों के डिस्कशन के दौरान डेफिनेटली हमने हर वो चीज़ सीखी है जो वेब ऑप्टिक्स में शामिल है, और ये वीडियो आपके लिए, ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको आपकी मंजिल तक बहुत क्लोज लेकर के जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। आप इस क्लास का मैक्सिमम फ़ायदा लेंगे, मैक्सिमम एडवांटेज लेंगे, इसका भी मैं उम्मीद रखता हूँ। आज की इस क्लास में इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में एक नए चैप्टर का डिस्कशन करेंगे हम PYQs का। आज इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।